हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं, जिसमें 30 सवाल होंगे। यह हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो फटाफट करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 31 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला अधिगम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य संस्कृति व सभ्यता का विकास किससे होता है? तो इसका आंसर है भाषा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आयोजन का विलोम शब्द क्या है? आयोजन का विलोम शब्द क्या है? तो आयोजन का वियोजन होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए तो इसका होगा संक्षेप। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौट कर आते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, गोधूमिल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आ का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पर्श से आगे आ लगा दें, स्पर्श का उल्टा हो जाएगा अस्पर्श। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चारों ओर से घिरने या आच्छादित करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, प्रभु। क्वेश्चन नंबर अगला है, डा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, नासिक। हर वर्ग के पंचमा अक्षर क्या होगा? क ख ग घ और अण। ये क्या है? नासिक हैं सभी। च छ ज झ और ये क्या है? ये सभी नासिक होंगे। हर वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा? नासिक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शाद ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, तालु। चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय। दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? चलिए बताएं, पुनः प्लस जन्म। तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? चलिए बताएं, हिंदी के शब्दों का लिंग किसके निर्धारण पर होता है? तो ये क्रिया के निर्धारण पर होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कबरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर वे पीर। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार किसका है? चलिए बताएं। तो ये यमक का है। जहाँ एक शब्द दो बार आए उसकी अर्थ उसका भिन्न अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है सजना के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए बताएं। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। आगे चलें। मेरी भवबाधा हरो राधा नागा सो जातन की झाई पर श्याम हरित द्युत हुए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? चलिए बताएं। इसमें भक्ति रस है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रहमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जननी के दिन आइए बनत न लागे बेर। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चलिए बताएं। इसमें दोहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? चलिए बताएं। तो ये पानी के हैं। पहला ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर अगला है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ब्रज भाषा। चलिए आगे चलते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम बताएं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? चलिए बताएं, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। या फिर जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद। ये गद्यांश दिया है, प्रश्न संख्या 56 से 60 तक इसको पढ़कर छाटने हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बार बार मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी वह प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना ही नहीं, उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का भी उसे कभी अवसर नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है, उसके लिए जो है वह भी नहीं। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है, इसी से असंतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। चलिए ये पैराग्राफ था, इसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं। गद्यांश का शीर्षक क्या है? चलिए बताएं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, लोभ और असंतोष। इस गद्यांश का यही शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, जितना है उतने से ही प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर अगला है, गद्यांश में किस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? अभावग्रस्त। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, संतोष को। क्वेश्चन नंबर अगला है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख को माना गया है। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।